हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्वाल्ड लॉ, डाइल्यूशन लॉ ओस्वाल्ड का। इस पर बड़ा क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आपका जो इक्वेशन ओस्वाल्ड लॉ का है वही पूछा जाता है, डायरेक्ट कई बार पूछ चुका है। और साथ ही आपको डिस्कस करेंगे पॉली बेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करेंगे, और कॉमन आयन इफेक्ट। ये सब बातें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी पॉइंट अगर छूटे ना, ताकि कोई भी चीज यदि कंपटीशन में पूछी जाए, आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आपसे गलत ना हो। ओके बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयनाइजेशन कांसेप्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस की बात करने जा रहे हैं। पहले बात समझिए, यह है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वह फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, क्योंकि एसिड एंड बेस आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनाइज होते हैं बेटा सॉल्यूशन में। इसीलिए क्या है कि ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ये फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स भी, ध्यान रखना है आपको। हम डिस्कस कर रहे हैं वीक एसिड वीक बेस की, ताकि आप क्वेश्चन उसके हिसाब से पूछे तो आप समझ सकें। देखिए बेटा क्या है, H एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एसिड का। किसी एसिड को कॉमनली H मतलब H का साइन देगा, A मतलब उसका नेगेटिव पार्ट। HA को जब हमने इसी तरह वाटर में डिसॉल्व किया तो बना आपका H3O+ और A-। जब हमने शुरुआत की तो बड़ा सीधी बात है, हमने उसका कंसंट्रेशन कुछ लिया, एसिड जो हमने लिया उसका कोई कंसंट्रेशन, उसका हमने C मान लिया, स्मॉल c इसका कैपिटल C मान लिया, ये सब कंसंट्रेशन है। और जब शुरुआत करेंगे बेटा तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन और A- 0 रहेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, एसिड तो आपका रहेगा लेकिन बाकी उसके जो आयनिक स्पीशीज है वो नहीं रहेंगे। ये हमने रिएक्शन स्टार्ट की है। ओके, अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट डाल लेगा बेटा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये एक्चुअली मैं इसमें लिखा है, ये होता है C - C अल्फा। इसको हमने यहाँ कर दिया, क्यों बेटा, क्योंकि जो इसमें C अल्फा घटेगा, क्योंकि देखिए 1 मोल है ये 1 मोल है, तो C अल्फा यहाँ से घटेगा, यहाँ पर C अल्फा बनेगा। यदि हम यहाँ पर 2 मोल होता तो 2C अल्फा बनता, क्योंकि 1 मोल है तो C अल्फा बनाया, तो ये है C। फिर हमने C कॉमन ले लिया, तो C कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा बेटा, ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये आपका बन के जाएगा C अल्फा था, इसको हमने C कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, अब बेटा आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला K = क्या है, K = जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, कंसंट्रेशन ऑफ A- यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि यह आपका क्या है, यह कांस्टेंट होता है, H2O का कांस्टेंट है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन नहीं लिया जाता है। तो HA कंसंट्रेशन इसमें हमने वैल्यू रखी है, ये C अल्फा है, C अल्फा और ये C1 माइनस अल्फा। इसमें से एक C कट जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, यानी K का मान जो होगा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। वो बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपका ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हैं। ओस्वाल्ड लॉ है पे K = C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कई बार पूछा गया डायरेक्ट ओस्वाल्ड लॉ का इक्वेशन कौन सा है, तो यही आपका है। ये तब होगा जब आपका HA होगा और 1 मोल बनेगा, मोल रेशियो 1:1 होगा तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बताते हैं फॉर वीक एसिड, जब एसिड आपका वीक होगा, मतलब एसिड वीक होगा, अल्फा है क्या, अल्फा आपका है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और यदि डिसोसिएट होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयनाइज, मतलब नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, मॉलिक्यूल्स आयनाइज या फॉर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। ये होता है डिग्री, मतलब कितना आयनाइज हुआ। थोड़ा ये अल्फा कम होगा किसके लिए, वीक एसिड होगा तो आयनाइजेशन बहुत कम होता है। आयनाइजेशन कम होगा तो अल्फा का मान बहुत कम होगा। अल्फा का मान इतना कम होगा कि 1 माइनस अल्फा को हम लगभग 1 मान सकते हैं। क्या कहते हैं, 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकते हैं। 1 माइनस अल्फा को 1 माने बड़ा तो क्या हो जाएगा, तो आपका K = C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस अल्फा है। यदि अल्फा वीक एसिड के लिए अल्फा बहुत कम होता है, बहुत इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया गया, तो 1 मान लिया मतलब क्या हो जाएगा, K = हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा यदि इसको करेंगे तो ये नीचे आएगा इसके और रूट लग जाएगा, तो अल्फा = √K/C। अल्फा = क्या होगा, √K/C। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको सारे याद रखने जितने भी हैं, ये एक्सप्रेशन आपको क्या है, याद रखने हैं। ठीक, देखिए ये हमको क्या बता रहा है बेटा, बता रहा है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज, यानी अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा देखिए कंसंट्रेशन आपका इनवर्स में और क्या स्क्वायर रूट में, तो ये कह रहा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसको हम रिप्लेस करें तो अल्फा = होता है K × V, Ka × V। V क्या है बेटा, V आपका वॉल्यूम इन लीटर है, जिसमें 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो ये कह रहा V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये ध्यान रखना है, V वह वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, या कह रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, V डाइल्यूशन भी है, तो इसीलिए हमने आगे लिखा है दैट इज, इसका मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बेटा, सीधी बात है, अभी आप जितना ज्यादा सॉल्वेंट मिलाएंगे ज्यादा ज्यादा आपके इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, आयनाइज होंगे। तो वही आप कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होगा वह डाइल्यूशन भी क्या है, डाइल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व। तो जितना ज्यादा उसमें वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा तो साथ में क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। तो मतलब डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर रूट दोनों में है। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, जो चीज एसिड के लिए सेम वही वीक बेस के लिए है। हमने वीक बेस को BOH से रिप्रेजेंट किया है, BOH को टू डिवाइड किया B प्लस OH माइनस। ठीक, यहां पे वही है, इनिशियल जब आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल में कंसंट्रेशन क्या होगा, आपने सिर्फ बेस लिया, बेस का कंसंट्रेशन होगा, लेकिन जो उसके आयन से वो तो फॉर्म हुए नहीं रहेंगे, इसलिए इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन C है और इसका 0 0 है, शुरुआत में तो है नहीं है। फिर जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, तभी आपका वही हो जाएगा C माइनस C अल्फा, जिसको हमने C कॉमन लिया तो C इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया, और ये C अल्फा होगा क्योंकि 1 1 का रेशियो है। ठीक है, जब इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे क्या होगा, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C 1 माइनस अल्फा, तो क्या होगा, C कट जाएगा तो बचेगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बचेगा, क्या C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इसे कॉपी कर लीजिए, इसमें सारे एक्सप्रेशन आपको ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन याद रखना, साथ ही ये लाइन में रखना कि डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज करता है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए बेटा, इधर में कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देख लीजिएगा। अब यदि उसकी बात करें तो फॉर वीक बेस अल्फा इज वेरी स्मॉल। वीक बेस के अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान सकते हैं। यदि 1 मान लेंगे तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इक्वल टू जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू होगा रूट KB बाई C। ठीक है, जैसे यहां पे था आपका, इसके मतलब क्या हुआ, दैट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस इज इनवर्सली proportional to square root of concentration, या अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान होगा रूट K इंटू V। इसका मतलब है बेटा दैट इज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, on increasing dilution degree of ionization of weak base increases। जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे वीक बेस का आयनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा आपके बेस के जो मॉलिक्यूल है वो आयनाइज होंगे, जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा। कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी कर लिया। अब यदि हम बात करें तो नोट करके लिखिए,
नोट करके लिखिए, जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, नोट करके लिखिए। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, अल्फा इक्वल टू रूट के बाई सी या रूट के वी। और क्या हो सकता है आपसे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये होता है सी अल्फा, आपको डायरेक्टली याद चाहिए। आपको अल्फा दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, आपने सीधे मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस, अल्फा इक्वल टू रूट के बी बाई सी या रूट के बी इंटू वी। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पूछेगा तो होगा वो भी आपका सी अल्फा। सी मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, अल्फा इंटू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आप दे देंगे। कॉपी करिए बेटा, फिर हम आगे बात करें। अगला बेटा आपका है रिलेशन बिटवीन, ये आपका है रिलेशन बिटवीन के एंड के। बेटा देखिए फॉर्मूला बेस्ड सिस्टम है, फॉर्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। फॉर्मूले, पहली बात तो फॉर्मूला याद हो, फिर कहाँ इस्तेमाल करना हो ये याद हो, तो ही आप कर सकते हैं क्वेश्चन। क्या है बेटा, जैसे बिटवीन के एंड के भी, तो ध्यान रखिए के डब्ल्यू आपको बताया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू इक्वल टू होता है के ए इंटू के बी। ध्यान रखिए आपको के डब्ल्यू पता है क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, आपको के या के बी देगा और एक पूछ लेगा, तो आप ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, इसकी आपको वैल्यू पता है। दूसरा आप ध्यान रखिए पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू, ये इक्वल टू होता है 14 और ये इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ये एट 298 केल्विन। ध्यान रखिए बेटा, तो उस पर है 298 केल्विन या 25 डिग्री पर है वैल्यू, किस पर है 298 केल्विन या 25 डिग्री पर वैल्यू है। और ये आपका पी के प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू बराबर 14, ये भी है आपकी एट 298 केल्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन में, आप दोनों फॉर्मूले याद रखिए, इसकी वैल्यूज भी याद रखिए। के डब्ल्यू मतलब आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इक्वल टू के मतलब आयनिक कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस, के डब्ल्यू बराबर के इनटू के बी बराबर 1 इंटू 10 की पावर 14। यानी आपको के डब्ल्यू का मान हमेशा दिया हुआ है, यदि 25 डिग्री की बात करता है तो के डब्ल्यू का मान वेल नोन है, आपको के या के बी देकर कोई एक देगा और दूसरा पूछ लेगा, सिर्फ कोई एक देगा दूसरा पूछ लेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको याद रहनी चाहिए, ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड टर्म बोल दिया तो भी 25 डिग्री उसने बता दिया, या फिर 298 केल्विन क्वेश्चन में लिख दिया तो बता दिया, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये आपको याद रहेगी। इनमें से कोई एक दे देगा दूसरा पूछ लेगा, देगा कोई एक ही, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। वैसे यहाँ पर है पी के प्लस पी के बराबर पी के डब्ल्यू बराबर 14, तो पी के डब्ल्यू का मान 14 है, क्योंकि पी के डब्ल्यू क्या होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू मतलब माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो वहां से 14 आ गया, तो इन दोनों में से कोई एक देगा दूसरा पूछ लेगा, तो इसलिए दोनों फॉर्मूले याद रखिए। आगे हम बात करते हैं पॉली बेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस। बड़ा क्या कॉपी कर लिए, घर का हो गया। सब चीज ध्यान रखिए, लाइन वाइज मतलब कि एक सीरियल से पढ़िए और चीजों को तैयार करिए। अब देखिए हम नोटिस कर रहे हैं पॉली बेसिक एसिड एंड पॉली
एसिडिक बेस। देखिए ये आपका है एसिड, उसकी होती है बेसिसिटी। आपका एसिड है HCl, बेसिसिटी उसकी होती है 1, क्योंकि बेसिसिटी का मतलब होता है कोई भी एसिड कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वह उसकी बेसिसिटी कहलाती है। दूसरी भाषा में कहें कोई भी एसिड कितने H प्लस रिलीज कर सकता है, क्योंकि जितने H प्लस रिलीज करेगा उतना ही वह OH माइनस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसीलिए वो उसकी क्या होती है, जितने H प्लस देगा वह उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है इसीलिए उसकी बेसिसिटी बोला जाता है। तो HCl एक H प्लस देगा, एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए उसकी बेसिसिटी 1 है। HNO3 की भी 1 होती है, H2SO4 की 1 होती है, H3BO3 की भी 1 होती है। तो आपके पास 3 है आपका, ये एक्चुअली लुईस एसिड है, एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज करता है इसलिए 1 होती है, ध्यान रखिएगा। H2CO3 की, अरे H2SO4 की 2 होती है बेटा, H2CO3 की 2 होती है, ऑक्जेलिक एसिड की 2 होती है, H3PO3 की 2 होती है, H3PO4 की 3 होती है। वैसे हम बात करें बेस की, बेस में होती है एसिडिटी। तो बेस जितने OH माइनस रिलीज करता है वह उसकी एसिडिटी कहलाता है, क्योंकि जितने OH माइनस वो रिलीज करेगा उतने H प्लस को क्या करेगा, वह न्यूट्रलाइज करेगा, इसीलिए बेस के लिए टर्म यूज करते हैं एसिडिटी। क्योंकि जितने बेस OH माइनस देगा उतने H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसलिए बेस की बात करें तो आपको पता होगा NaOH 1, KOH 1, MgOH का ट्वाइस 2, AlOH का थ्राइस 3, एटसेट्रा। ये आपको एसिडिटी और बेसिसिटी भी पता होनी चाहिए, ध्यान है आपको। चलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ। ब्रदर कॉपी हो गया ब्रदर? अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका जो पॉलीप्रोटिक या पॉली एसिडिक बेस रहेगा या पॉली बेसिक एसिड रहेगा, तो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे हम बताएंगे या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसी वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग देखते हैं, हम बात करते हैं डाई बेसिक एसिड आयनाइज in 2 steps। H2X एक्वस जाएगा आपका H प्लस प्लस HX माइनस एक्वस। ओके, क्या हो गया, इधर लिखता हूँ। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड क्या होगा, होगा आपका HX माइनस एक्वस रहेगा H प्लस एक्वस में और X -2। ओके, यदि हम क्वेश्चन पहले वाले स्टेप 1 के लिए ये स्टेप 1 के लिए लिख रहे हैं बेटा, तो इसके लिए जो क्वेश्चन का होगा उसको KA1 यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट 1 कहेंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ स्टेप 1 करेंगे, K1 वो कितना होगा, वो होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस HX माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2X। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा वाला है आपका K2 सेकेंड वाले स्टेप का, उसका क्या होगा, उसका होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस X -2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HX। कोई दिक्कत नहीं। तो यदि हम ओवरऑल रिएक्शन करें, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल आयनाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो क्या आता है बेटा आपका, तो पता है
H2X 2H प्लस X2 माइनस, इसका क्या था? इसका हमने K लिया, K A लिया, ऐसे रखा K। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका H प्लस का पावर 2 X2 माइनस डिवाइड बाई H2X। कोई दिक्कत नहीं, बता देखिए, समझिए भाई हमारा डाई बेसिक एसिड था तो 2 H प्लस देगा हम, तो उसका 2 स्टेप नेक्स्ट लिखा है। पहला स्टेप ये है जब वो एक H प्लस रिलीज कर रहा है HX H प्लस HX माइनस, ठीक है। फिर उसका दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका बचा था उसमें भी एक H प्लस है तो उसने रिलीज कर दिया। तो पहले वाला जो स्टेप है उसके लिए आंसर क्वेश्चन K1 क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टर का कंसंट्रेशन। दूसरे वाले स्टेप के लिए K2 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टर का कंसंट्रेशन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगी कि H2 आपका 2 H रिलीज करे और एनायन में कन्वर्ट हो जाए, हो गया। इसका आंसर क्वेश्चन क्या होगा? K इक्वल टू होगा H प्लस का स्क्वायर की 2 मोल है तो पावर चला जाएगा X2 माइनस और H2X, ये होगा। तो आप ध्यान दीजिए जो ओवरऑल रिएक्शन कांस्टेंट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज पढ़ा था केमिकल ग्रुप में, तो हम लोगों ने बात की थी कोई भी रिएक्शन यदि मोर देन 1 स्टेप्स में होती है तो ओवरऑल जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसके स्टेप रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होगा। यहाँ कोई बात है, थोड़ा कॉपी कर लिया आपने, तो कॉपी कर लिया आपने, देखो बेटा। इसके मतलब यदि हम K का रिलेशन बात करें कैसे होगा, तो फिर आपका होगा बेटा देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर K इक्वल टू K1 इंटू K2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली फॉर ट्राइबेसिक एसिड has 3 ionization constant है, 3 ionization constant। तो इसके मतलब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए K इक्वल टू होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। तो जितना उसमें होगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनरली बात करें तो इसके लिए फॉर जनरल यानी ये कहा जाता है, नोट लिखिए, नोट फॉर पॉली बेसिक एसिड कोई भी हो, डाई प्रोटिक हो, मतलब डाई बेसिक हो, ट्राई बेसिक हो, टेट्रा बेसिक हो, कोई भी हो, उसके लिए क्या होगा? जनरल रिलेशन क्या होगा? जनरेशन होगा K इक्वल टू होगा K1 इंटू K2 इंटू जितना उसका होगा, जितना उसका बेसिसिटी होगा उतने उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट होंगे, उतना उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। डाई बेसिक है तो 2, ट्राई बेसिक है तो K3 तक, टेट्रा बेसिक है तो K4 तक। तो इस तरह होगा आपका, इसे कॉपी कर लीजिए। इसी तरह आपका एंड फॉर पॉली एसिडिक बेस, सेम इसी तरह बेस के लिए होगा बेटा Ka होना चाहिए यहाँ पे, Ka, ठीक। Kb इक्वल टू क्या होगा? वो होगा Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3 Kb4, जो भी होगा आपका, समझिए कितने भी उसके भाई जितना ज़्यादा उसका बेसिसिटी होगा उतने तो स्टेप बढ़ जाएंगे बेटा, जितना ज़्यादा स्टेप होगा उतना आपका मल्टीप्लाई में इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। आप बोलता ट्राई बेसिक एसिड बोले, 2 आपको एसिड कांस्टेंट दे दे, ओवरऑल कांस्टेंट दे दे, तीसरा आप पूछ ले, बहुत आसान है ये, आपको क्वेश्चन याद है। तीसरा आपसे पूछ लिया ये 2 दे रखा है इधर का, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा K3, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, फिर हम आगे बात करें। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
बेटा इधर का हो गया आपका, कॉपी कर लिया इधर। अब बेटा हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स affecting acidic and basic strength। देखिए समझ लीजिए, K and Kb वैल्यू। आपको यदि कुछ एसिड्स का K या Kb वैल्यू दे रखा है बेस का, तो कैसे पहचानेंगे समझिए। हायर द K वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा K वैल्यू का मान होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। हायर द K वैल्यू हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये देखिए K वैल्यू का मान ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट जो जो आपका एसिड बन रहा था, H+ रिलीज हो रहा था, उसका मान ज्यादा होगा। उसका मान ज्यादा, जितना ज्यादा H+ रिलीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो हायर द K वैल्यू हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, दूसरा वाला क्या है? Kb के साथ वही है, हायर द Kb value stronger the basic strength। तो जितना ज्यादा Kb का मान होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अगला टर्म समझिए बेटा, pKa मतलब माइनस लॉग K होता है और pKb का मतलब माइनस लॉग Kb। तो आपको K और Kb के टर्म में दिया जाता है। जैसे बेसिक स्ट्रेंथ आप जो मेजर की जाती है वो pKa और pKb के टर्म में की जाती है। तो इसमें समझिए यहाँ वही चीज है, लोअर द pK वैल्यू, जितना कम pK वैल्यू का मान होगा, लोअर द pKa वैल्यू stronger the higher का, stronger से वर्ड नहीं है, higher the acidic strength। यानी जितना कम pK वैल्यू का मान हो, मतलब pK का मान होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा एसिड का। ठीक है, उसी तरह आपका बेस के लिए भी है, lower the pKb, lower the pKb value, higher the basic strength। जितना लोअर pKb का मान होगा उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। इधर हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। ठीक, अब कुछ और फैक्टर्स की बात की जाए। फॉर सेम ग्रुप, फॉर same group on moving down the group, group में नीचे आने पे क्या हो रहा है? moving down the group, atomic size increases, बड़ा ग्रुप नीचे आएंगे
एटॉमिक साइज बढ़ेगा जैसे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बट एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और क्या घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases, hence acidic strength increases। तो देखिए HF से ज़्यादा एसिडिक होता है HCl, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI। क्यों बेटा? क्योंकि ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, और ब्रोमीन से बड़ा साइज होता है आयोडीन का। जब ग्रुप में नीचे आने पर साइज ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो बेटा बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी HF का बॉन्ड लेंथ कम होगा, HCl का उससे ज्यादा, HBr का उससे ज्यादा, HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड टूटना आसान है, यानी H+ के रिलीज होने की टेंडेंसी ग्रुप में नीचे आने पर बढ़ेगी। जब H+ के रिलीज होने की टेंडेंसी ग्रुप में नीचे आने पर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। उसी तरह देखिए आपका दूसरा है H2O से ज़्यादा एसिडिक H2S, उससे ज़्यादा H2SC और उससे ज़्यादा H2T। वहाँ भी वही है, ग्रुप में नीचे आएंगे तो ऑक्सीजन से ज़्यादा बड़ा साइज आपका सल्फर का, उससे बड़ा साइज आपका सेलेनियम का, उससे बड़ा साइज ट्रिलियम का है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कम होगा, हाइड्रोजन सल्फर का बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा, हाइड्रोजन सेलेनियम का बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा, हाइड्रोजन ट्रिलियम का सबसे ज़्यादा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि हाइड्रोजन और ट्रिलियम के बीच यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है, H+ रिलीज होने की टेंडेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, या उससे भी क्या होगा, सबसे वीक एसिड है अपने ग्रुप में। ओके, अगला पॉइंट देखिए, ये तो एक ग्रुप की बात, पीरियड की बात करें। फॉर सेम पीरियड ऑन मूविंग left to right, on moving left to right in a period, electronegativity increases। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वह ज़्यादा आकर्षित करेगा, जब ज़्यादा आकर्षित करेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो H+ रिलीज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो CH4 से ज़्यादा एसिडिक होता है NH3, उससे ज़्यादा H2 और सबसे ज़्यादा HF सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने सेकेंड पीरियड में। ओके बेटा, इधर कॉपी कर लिया बेटा, फिर हम अगला पढ़ते यूज करें। कॉमन आयन इफेक्ट, क्या है उसका बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, आप जाएंगे तो पूछा जाता है अक्सर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, तो वहाँ पर आपको बहुत प्रॉपर और सटीक जवाब देना होता है। यहाँ आप घुमा के जवाब देंगे तो बात बनेगी नहीं, आपको बहुत प्रॉपर सटीक जवाब देना होगा। उसी की बात हम लोग करेंगे। कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेगा, इधर हो गया कॉपी। तो कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें, होता क्या है बेटा, एक्चुअली इसको इस तरह समझिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका आयनाइजेशन कम होता है। यदि उनके सोल्यूशन में उनका कोई कॉमन आयन प्रेजेंट हो जाए, मतलब उसमें आप मिला दें, तो क्या होगा बेटा, एक तो पहले से बेचारे के आयनाइजेशन कम है, ऊपर जब आप कॉमन आयन उसमें मिलाएंगे या उपस्थित होगा किसी वजह से हो सकता है, या तो आप उसमें ऐड कर दें या किसी वजह से उपस्थित हो जाए, तो उसका आयनाइजेशन और कम हो जाता है। आयनाइजेशन क्या होता है, और कम हो जाता है, इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कॉमन आयन इफेक्ट in the ionization of acids and
बेसिस। कॉमन आयन इफेक्ट है एसिड बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, ज्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही कॉमन आयन इफेक्ट यूज किया जाता है। तो हम उसी बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, लिख रहे हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट, कम मात्रा में डिसोसिएट होता है इन सॉल्यूशन। ये तो पता है आपको, आयनाइजेशन कम होता है, पार्शियल। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, पार्शियल आयनाइजेशन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, पार्शियल आयनाइजेशन होता है, पार्शियल आयनाइजेशन होता है। तो स्मॉल एक्सटेंट ऑफ इन सॉल्यूशन and there is an equilibrium between undissociated electrolyte and ions formed in सॉल्यूशन। ये होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है किसी बीच में अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट और आयन जो बनते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। कब, जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कराते हैं तो एक कुछ समय बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है बिटवीन अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट और आयंस जो मतलब के इलेक्ट्रोलाइट से फॉर्म होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। उसी बात कर रहा है। इफ क्या करें बेटा इसमें, if a strong electrolyte having a common ion with the weak electrolyte is added, then dissociation या ionization of weak electrolyte further suppressed or decreased। क्या होता है बेटा समझिए, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट इन सॉल्यूशन, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा वही है जिसमें पार्शियल आयनाइजेशन होता है या उसका डिसोसिएशन कम होता है। तो क्या होता है उसमें कुछ आयनाइजेशन स्टार्ट होता है, उसके थोड़ा सा बाद उसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है बिटवीन डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट और अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। यदि उसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसके पास क्या हो, कॉमन आयन हो, मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनाइज हुआ है उसके कॉमन आयन वाला आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करते हैं, तो क्या है, इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, उसको ऐड करते हैं उसमें, देन डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्दर क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, उसका आयनाइजेशन और कम हो जाएगा। पहले उसका आयनाइजेशन कम हो रहा था लेकिन उसमें कॉमन आयन प्रेजेंट होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा, उसका आयनाइजेशन और कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। मतलब तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो पहले आयनाइजेशन कम हो रहा था, ऊपर से कॉमन आयन आपने मिला दिया तो आयनाइजेशन उसका और कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब उसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सप्रेस्ड होना या डिक्रीज होना कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। कर लिया साइड में। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कॉमन आयन इफेक्ट अक्सर पूछा जाता है क्योंकि उम्मीद करते हैं कि यदि आपको याद होगा तो आप भूल गए होंगे या फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा ही कह रहा है
the suppression or decrease in the dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte having common ion is called common ion effect। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, तो आपको चीज समझ में आएगी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। बट आपको पता है एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा कॉमन आयन इफेक्ट, आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इफेक्ट by addition of small amount of acetate ion। भाई एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आयनाइजेशन हम लोग देख रहे हैं और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हमने एसिटेट आयन डाल दिया है। कैसे होता देखते हैं। भाई एसिटिक एसिड हमारा है CH3COH एक्वस वर्ड, बॉटम में इसको हम लोग बोल रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम में होगा, क्या बनेगा CH3CO- और H+। हमने इसमें मिला दिया सोडियम एसिटेट। क्या मिला दिया? सोडियम एसिटेट इसमें हमने ऐड किया एक्वस में। तो क्या है? सोडियम एसिटेट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जुड़ेगा आपका CH3CO- और Na+। अब देखिए बेटा सॉल्यूशन में क्या हो गया। आपने सॉल्यूशन में क्या किया, बहुत सिंपली समझिए। हमने जो ली चैटल प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था, हम यदि सॉल्यूशन में कोई भी चीज मतलब चेंज करें, क्या चेंज करें कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टेम्परेचर में, प्रेशर में, तो हमारा इक्विलिब्रियम उधर मूव करता है जहां पर उस इफेक्ट को अंडू किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो जब आपने इसमें सोडियम एसिटेट ऐड किया तो आपने क्या कर दिया, आपने एसिटेट आयन अवेलेबल करा दिया। एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ गया। जब बढ़ गया तो बड़ा ये एसिटेट आयन थे, ये बढ़ गया। जब बढ़ गया तो ये क्या रिएक्शन किधर मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, इसका मतलब क्या हुआ? आयनाइजेशन घटा ना। रिजल्ट क्या हुआ? यदि 100 आयन बने थे, 100 में से आप 25 आयन और इधर एसिटिक एसिड बना दिए तो आयनाइजेशन क्या हो गया? डिप्रेस हो गया। क्या हो गया? सप्रेस हो गया, डिप्रेस हो गया। ठीक है, इधर कर लिया आपने। तो ये लिख रहे हैं आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, due to presence of common ion acetate, due to presence of common ion acetate क्या हो जाएगा बेटा? आपका घट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट था सॉल्यूशन में, इसकी बात इस वक्त भूल जाइए। हमने इसको ऐड किया तो ये फॉर्म होगा। जब ये फॉर्म होगा क्योंकि इसका अमाउंट बेटा बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा ली चैटल प्रिंसिपल के हिसाब से कहाँ घूमेगा? बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा आपका CH3COH बनेगा, यानी आपका ओवरऑल आयनाइजेशन क्या हो गया? घट गया। ओवरऑल आयनाइजेशन क्या हो गया? घट गया। तो वही कह रहा है, इसको ध्यान रखिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन एसिटेट आयंस द equilibrium will be shifted to the left according to Le Chatelier ली चैटल प्रिंसिपल की अकॉर्डिंग क्या बेटा? जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा प्रोडक्ट का
तो रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ज़्यादा आपका CH3COH फॉर्म होगा, यानी आपका जो आयनाइजेशन था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन था, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन था CH3COH का, वो क्या हुआ, घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट हो गया सोल्यूशन में एसीटेट आयन, जो कि कॉमन आयन है विथ एसिटिक एसिड, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से आयनाइजेशन डिक्रीज हो गया। मतलब एसिटिक एसिड पहले से ही वीक इलेक्ट्रोलाइट था और एसिटेट आयन की वजह से उसका आयनाइजेशन और कम हो गया। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस और थोड़ा बफर सोल्यूशन। हमारा बचा है साल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सोल्यूशन और सॉल्वेंटी प्रोडक्ट, ये 3 टॉपिक हमारे बचे हैं। ये 3 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। ओके बेटा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा और लाइक और शेयर करें।